Good morning, dear children. Earlier, in the first part of this chapter, we have read about the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka and about the majoritarianism in Sri Lanka and civil war. And now, today I am going to explain the next topic, accommodation in Belgium. The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. As you have seen in our previous part about majoritarianism in Sri Lanka, Sri Lanka emerged as an independent country in 1948 and government took many steps to establish majoritarianism. श्रीलंका में क्या हुआ कि अब क्योंकि मेजॉरिटी थी वहाँ पर, सिंगलास मेजॉरिटी थी सिंगला स्पीकिंग की, तो उन्होंने अब वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो उसने मेजॉरिटेरियनिज्म स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, कई स्टेप्स लिए. इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as only official language. तो 1956 में एक ऐसा एक्ट पास किया गया जिससे कि सिंगला को ही सिर्फ एक वहाँ की कार्यकारी भाषा या कार्यालयीन भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज की, मतलब सारा काम काज उसी लैंग्वेज में करने के लिए पास किया गया हुआ है 1956 में. So the preference was given to the Sinhala applicants for university positions and government, and moreover government in Sri Lanka was insensitive to Tamil language and culture. मतलब उसमें देखा आपने कि किस तरह से जो श्रीलंकन्स थे या वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने मेजॉरिटी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ इस्टेब्लिश की, एक्सेप्ट की, जो कि सिंघलीज़ का फेवर करती थी, चाहे वो यूनिवर्सिटी की जॉब, यूनिवर्सिटी की किसी पोजीशंस के लिए हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हो. और इस तरह से वो डिसरिगार्ड कर रही थी तमिल लैंग्वेज को, तमिल कल्चर को, पूरी तरह से उनकी अवहेलना कर रही थी. और इसके साथ साथ ज़रा भी सेंसिटिव नहीं थी उनके लैंग्वेज और कल्चर को लेकर के. फिर एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वहाँ पर सिविल वॉर होता है पूरी कंट्री में, क्योंकि एक एलियनेशन की फीलिंग आती है श्रीलंकन तमिल्स के बीच में, उनके मन में सिंघलीज़ के प्रति, कि उनको लगता है कि भाई कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो कि हमें फेवर करते हो, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ के फेवर में हो. हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो वहाँ पर इस तरह हुआ, उन्होंने मतलब उनकी इस मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एक सिविल वॉर क्रिएट हो जाता है ना. सिविल वॉर क्या होता है, हमने पहले डिस्कस किया है कि एक ही कंट्री में दो अपोजिंग ग्रुप्स जो होते हैं उनमें इतना ज़्यादा इंटेंस वायलेंस हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सिविल वॉर हो रहा हो, एक शीत युद्ध चल रहा हो, और जिसकी वजह से, इस सिविल वॉर की वजह से बहुत सारे लोगों को फोर्स होना पड़ा अपनी कंट्री को छोड़ने के लिए. एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर किल्ड इन दिस सिविल वॉर. और उनको अपनी जो है इस तरह से इस कंट्री को बहुत ही सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर तरह से मतलब परेशानी का सामना उठाना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. तो अब हम यही देख रहे हैं कि अकोमोडेशन किस तरह से बेल्जियम में अकोमोडेशन होता है, वहाँ पर ये लोग किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं. यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 4 बार अमेंडमेंट करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उस कंट्री में रहने वाले बेल्जियम में, सब लोग एक साथ हारमोनियस वे में मिलजुल कर रह सकें. तो इसी को हम लोग उसमें पढ़ने जा रहे हैं अभी इस टॉपिक में. तो between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone
to live together within the same country. 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडमेंट किया, उसमें संशोधन किया, सुधार किया, ताकि एक ऐसा अरेंजमेंट कर सके, एक ऐसी व्यवस्था वहाँ पर बनाई जा सके जिससे सभी लोग एक ही कंट्री में बहुत ही हारमोनियस वे में अच्छी तरह से मिलजुल कर रह सकें. द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव. तो जो अरेंजमेंट उन्होंने किया था वो किसी दूसरी कंट्री से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और बहुत ही एक नए तरह का अरेंजमेंट था. हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल. और यहाँ पर इस बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स दिए गए, कुछ तत्व हैं इसमें कि क्या था ये बेल्जियन मॉडल, किस तरह का अरेंजमेंट किया था उन्होंने यहाँ पर. Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रिस्क्राइब करता है कि जो संख्या है यहाँ पर डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की वो इक्वल रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक जैसी रहेगी. एंड सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. तो कुछ स्पेशल लॉज के लिए ज़रूरत थी यहाँ पर, कुछ नए कानून, कुछ विशेष कानून बनाने के लिए सपोर्ट चाहिए होता था हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेंबर्स का, उनकी मेजॉरिटी का, मेंबर्स की मेजॉरिटी का. एंड दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली. तो इस तरह से कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकती थी अकेले. मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल government have been given to state governments of the two regions of the country. बहुत सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई थी. सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी दोनों ही रीजन्स में कंट्री की. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं थी, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी, इनके अधीन नहीं थी, इनके नीचे रह करके इनको काम नहीं करना पड़ता था. Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. अब इसी तरह से जो ब्रुसेल्स था, ब्रुसेल्स मीन्स द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम. अब इसके सेपरेट गवर्नमेंट थी जिसमें कि दोनों ही कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. ब्रुसेल्स जो थी उसकी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जिसमें कि दोनों ही कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था. और इसके साथ साथ जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया था ब्रुसेल्स में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ब्रुसेल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट है जो कि दोनों ही कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करती है. अब यू कैन सी हियर ए पिक्चर, अ फोटोग्राफ of a street address in Belgium, and you will notice that place names and directions in two languages, French and Dutch. आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी उस प्लेस का नाम है वो दोनों ही लैंग्वेज में, सिर्फ किसी एक लैंग्वेज में नहीं है, फ्रेंच लैंग्वेज में भी है और डच लैंग्वेज में भी है. Now, apart from the central and the state government, there is a third kind of government. And this community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरे प्रकार की गवर्नमेंट है यहाँ पर. ये क्या है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इसको कहते हैं. एंड दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इसको कौन चुनता है,
हर एक लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग इसको चुनते हैं, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन स्पीकिंग हो, चाहे जहाँ भी वो रहते हों। लेकिन इस तरह से वन लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग ये कम्युनिटी गवर्नमेंट अपनी इलेक्ट करते हैं, एंड दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अब ये जो गवर्नमेंट है इसके पास ये पावर होती है कि ये कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को डील करती है। मतलब जो भी इससे रिलेटेड मैटर होते हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं, उनको ये उनको डील करती है, उस के लिए काम करती है, या कोई भी सॉल्व करती है जो भी इश्यूज़ होते हैं इस तरह के। तो यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको ये जो बेल्जियन मॉडल है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वास्तव में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। इवन जो लोग बेल्जियम में रह रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फॉर। लेकिन ये जो अरेंजमेंट्स थी, ये जो व्यवस्था उन्होंने की, इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा, इसका बहुत ही अच्छा काम था। They helped to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. उन्होंने इस तरह की अरेंजमेंट करके एक सिविक स्ट्राइफ, दो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में सिविक स्ट्राइफ अवॉइड करने में हेल्प किया, और इसके साथ साथ एक पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, इसको भी उन्होंने अवॉइड किया। मतलब कि एक तो सिविक स्ट्राइफ जो कि दो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में हो सकता था, ये सिविक स्ट्राइफ क्या है, मतलब कि पब्लिक में किसी तरह का वायलेंस होता है लोगों के बीच में, है ना, बहुत सारे लोग मिल करके रायट्स करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, वी कैन से इट वायलेंट एक्टिविटी सच एज राइटिंग और फाइटिंग इन पब्लिक प्लेसेस, स्पेशली इन्वॉल्विंग मैनी पीपल, ना, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और वहाँ पर दंगे फसाद करते हैं, उसको कहते हैं सिविक स्ट्राइक। तो ये अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट से ये फ़ायदा हुआ कि इस तरह की कोई भी सिविक स्ट्राइक अब नहीं कर सकते थे वहाँ पर कोई, है ना, उसको अवॉइड किया जा सका। और इसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पर मेजर कम्युनिटीज़, जो दो मेजर कम्युनिटीज़ थी, उनके बीच में किसी तरह का दंगा फसाद नहीं हो सकता था, और इसके साथ साथ जो एक पॉसिबिलिटी थी कि ये जो लिंग्विस्टिक लाइंस पर जो अलग अलग भाषा के लोग वहाँ पर थे, उस पर आधारित वो एक डिवीज़न फॉर्म कर सकते थे, कंट्री में एक डिवीज़न हो सकता था, एक विभाजन की संभावना थी, जिसको अवॉइड किया गया इस अरेंजमेंट के थ्रू। ऐसा अरेंजमेंट करके ये जो जिस डिवीज़न की पॉसिबिलिटी थी कंट्री में लिंग्विस्टिक लाइंस पर, वो भी अवॉइड किया गया, है ना। तो इस तरह से दो फायदे हुए, एक तो सिविक स्ट्राइफ अवॉइड करने में हेल्प मिली, और दूसरे जो लिंग्विस्टिक बेस्ड जो डिवीज़न था कंट्री का, वो भी अवॉइड किया गया, जो डिवीज़न की पॉसिबिलिटी थी वो भी अवॉइड हुई। तो when many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters। तो जब बहुत सारी कंट्रीज़ यूरोप की सामने आई एक यूरोपियन संघ बनाने के लिए, एक यूरोपियन यूनियन फॉर्म करने के लिए, तो उस समय जो ब्रुसेल्स था उसको एक इसके हेडक्वार्टर के रूप में चुना गया, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स के रूप में ब्रुसेल्स को चूज़ किया गया। Now let's see, let us read newspaper. Now here you can see there is some activity. um, read any newspaper for 1 week and make clippings of news related to ongoing conflicts or wars। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए 1 वीक तक, और क्लिपिंग्स तैयार करके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स ऑन गोइंग हैं, जो भी चल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली करंटली देखा होगा, एक आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में वॉर हो रहा है ना, कई दिन से चल रहा है इधर। तो इसको आप इसके बारे में क्लिपिंग्स कलेक्ट कर सकते हो,
इनसे रिलेटेड और भी आप इस तरह से ढूंढ सकते हो। ए ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स कुड पूल देयर क्लिपिंग्स टुगेदर एंड डू द फॉलोइंग। अब 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप अपनी क्लिपिंग्स को इकट्ठा कर सकता है और ये सारे काम इसको करनी है, एक्टिविटीज़ करनी है। बस क्लासीफाई दीज कॉन्फ्लिक्ट्स बाय देयर लोकेशन, योर स्टेट, इंडिया, आउटसाइड इंडिया। अब ये जो आपने क्लिपिंग्स कलेक्ट की हैं, इनको आप क्लासीफाई करिए, अलग अलग करिए, है ना। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको क्लासीफाई करना है इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, आपके स्टेट में हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, आपकी कंट्री में, या कि आपकी कंट्री से बाहर आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं। इस तरह से आपको इन कॉन्फ्लिक्ट्स का, इन वॉर्स का क्लासिफिकेशन करना है। एंड देन फाइंड आउट द कॉज ऑफ ईच ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। और फिर इसके बाद आप हर एक कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेज़ फाइंड आउट करिए, कारण क्या है इनके पीछे, रीजंस क्या हैं, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर्स हो रहे हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज आर रिलेटेड टू पावर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। और इनमें से कितने कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर्स पावर शेयरिंग डिस्प्यूट्स को लेकर के हैं, है ना। सत्ता के विभाजन को लेकर के, या सत्ता का जो बंटवारा है, पावर शेयरिंग डिस्प्यूट्स है, इससे रिलेटेड हैं कितने। देन विच ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी रिजॉल्व्ड बाय वर्किंग आउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। और फिर इनमें से कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स पर वर्कआउट करके, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स पर काम करके, है ना। कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं जिनका हल निकाला जा सकता है, जिनका समाधान किया जा सकता है। तो ये आपको ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, और ये आपको करना है आप सभी को। What do we learn from these two stories of Belgium and श्रीलंका। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने 2 स्टोरीज़ यहाँ पर पढ़ी, 2 केसेस पढ़े, एक तो श्रीलंका का और दूसरा बेल्जियम का। तो यहाँ इन स्टोरी से हमने क्या सीखा। बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, एंड येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। इसके बावजूद भी उन्होंने ये जो पावर शेयरिंग का क्वेश्चन था, अलग अलग तरीके से इसको डील किया, अलग अलग तरीके से इसको हैंडल किया। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. तो बेल्जियम में जो लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, माना कि जो यूनिटी है कंट्री की, वो तभी पॉसिबल है, देश की एकता तभी संभव है जब लोगों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दिया जाएगा और जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके हितों के बारे में सोचा जाएगा, उनकी भलाई के बारे में सोचा जाएगा। अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ और डिफरेंट रीजन के जो लोग हैं उनके कल्याण के बारे में सोचा जाएगा और उन सभी को रिस्पेक्ट दी जाएगी, तभी कंट्री में यूनिटी हो सकती है। Now, such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. तो इस तरह से जो रियलाइजेशन था, इसकी वजह से क्या हुआ कि अब एक वहाँ पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट हुआ पावर शेयरिंग के लिए। पावर शेयर करने के लिए उन लोगों ने आपस में एक अरेंजमेंट किया, है ना, एक अरेंजमेंट को एक्सेप्ट किया। एंड श्रीलंका शोज अस ए कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल। लेकिन श्रीलंका जो है वो हमें एक इसके विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करता है ना, इसके कंट्रास्ट वहाँ से एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है श्रीलंका से। इट शोज अस दैट इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. तो ये हमें शो करता है श्रीलंका कि अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी ज़बरदस्ती अपना डोमिनेंस दूसरों के ऊपर करना चाहती
है ना, डोमिनेंस करना चाहती है, दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती है, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है, और और रिफ्यूज़ करती है पावर शेयरिंग को, है ना, पावर शेयर करने से। तो इससे क्या होगा कि इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो यूनिटी है इट विल बी अंडरमाइंड। कंट्री की यूनिटी खतरे में पड़ जाएगी, देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी वहाँ पर, है ना। तो श्रीलंका इस तरह का एग्जाम्पल शो करता है। जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से उसकी कंट्री में, श्रीलंका में सिविल वॉर होता है और हज़ारों लोग मारे जाते हैं, सब लोग एज रिफ्यूजी, है ना, सब लोग दूसरे देशों में भाग जाते हैं शरणार्थियों की तरह से, उनकी आजीविका उनसे छिन जाती है ना। और इस तरह से फिर, जो कि बहुत काफ़ी बाद में ये सिविल वॉर ख़त्म होता है 2009 में। लेकिन आपने जो बेल्जियन मॉडल देखा उसमें किस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट्स के थ्रू इस तरह से व्यवस्था की कि सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से मिलजुल करके एक कंट्री में रह सकते हैं। ना वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्या है, क्यों है, क्या ज़रूरत है पावर शेयरिंग की, क्या ज़रूरत है भाई। पावर शेयरिंग का मतलब है कि पावर का विभाजन करना, है ना, विभाजन करना। तो क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है। तो thus two different sets of reasons can be given in favor of power sharing। तो इस तरह से दो डिफरेंट सेट्स, दो कारण यहाँ पर दिए जा सकते हैं पावर शेयरिंग के फेवर में, उसके पक्ष में। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सर्वप्रथम तो पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है बिटवीन सोशल ग्रुप्स के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी होती है, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, कंट्री में, स्टेट में, है ना। तो उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट की संभावना होती है उसको कम करने में, उसको ख़त्म करने में ये सहायक होता है। एंड सिंस social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order। क्योंकि social conflict अक्सर violence और political instability को lead करता है, क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट से अक्सर हिंसा बढ़ती है, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। तो पावर शेयरिंग एक अच्छा रास्ता, एक सही तरीका है स्टेबिलिटी को इंश्योर करने का। पॉलिटिकल ऑर्डर की जो स्टेबिलिटी है ना, उसको सुनिश्चित करता है पावर शेयरिंग। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। लेकिन इस मेजॉरिटी कम्युनिटी की विल को इम्पोज करना ना, जो बहुसंख्यावाद है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसकी इच्छा को, उसकी विल को इम्पोज करना दूसरों के ऊपर कुछ समय के लिए शॉर्ट रन में एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए आगे चल कर के ये देश की एकता को नुकसान पहुंचाता है, नेशन की यूनिटी को अंडरमाइन करता है। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट just oppressive for the minority, is it often brings ruin to the majority as well। अब ये जो टायरनी है मेजॉरिटी की, ये ना सिर्फ ऑपरेसिव है माइनॉरिटी के लिए, ये माइनॉरिटी के लिए सिर्फ उत्पीड़क नहीं है, कष्टदायक ही नहीं है, अक्सर इससे जो मेजॉरिटी है उसको भी खतरा होता है, उसका भी नुकसान होता है। It often brings ruin to the majority as well। And there is a second deeper reason why power sharing is good for democracies। तो फर्स्ट रीज़न क्या था? फर्स्ट रीज़न तो यही हो गया कि पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज
it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. And there is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracy. पावर शेयरिंग क्या है? वो एक बहुत ही अच्छा भाव है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी की आत्मा है, डेमोक्रेसी की भावना है, उसका भाव है पावर शेयरिंग। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर with those affected by its exercise and who have to live with its effects. एक डेमोक्रेटिक रूल जो है उसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोस्त। एक डेमोक्रेटिक रूल में इन्वॉल्व होता है पावर शेयरिंग उन लोगों के साथ जो इसकी एक्सरसाइज से अफेक्टेड होते हैं, जो इसकी वजह से प्रभावित होते हैं, और इसके साथ साथ who have to live with its effects, जिनको इसके प्रभाव के साथ साथ रहना पड़ता है, जिसके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग की वजह से जो प्रभावित होते हैं, उसका जो रिजल्ट है उससे उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों के पास अधिकार है, लोगों को अधिकार है ये जानने का कि वो किस तरह से गवर्न किए जाएंगे, उन पर किस तरह का गवर्नेंस होगा, किस तरह से उन पर शासन किया जाएगा। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. एक legitimate government, एक वैधानिक सरकार, एक वैधानिक गवर्नमेंट जहाँ पर कानून है ना, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कानूनी रूप से वैध हो, जो वैधानिक सरकार, वो है जहाँ पर सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन के थ्रू एक सिस्टम में एक स्टेक हासिल करते हैं, है ना, एक मजबूती मिलती है उनको वहाँ पर, इस व्यवस्था में वो एक स्टेक हासिल करते हैं। तो लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल। तो हम जो फर्स्ट सेट है रीजंस का उसको प्रूडेंशियल कह सकते हैं और सेकंड रीजन को मॉरल कह सकते हैं। While prudential reasons stress the power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. A prudential reason, ये prudential, let us call the first set of reason prudential. A prudential, what do you understand by the prudential? What is prudential reason? Prudential means based on prudence or on careful calculation of gains एंड लॉसेस। मतलब किसी भी चीज़ को केयरफुली कैलकुलेट करना, उनकी गेन्स और लॉसेस को देखते हुए, मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण, है ना, वाइजली, है ना, प्रूडेंशियल वे में, मतलब किसी भी चीज़ से नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, इससे हानि क्या होगी, लाभ क्या होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए को बहुत ही समझ बूझ करके डिसीज़न लेना, कैलकुलेशन करना, उसको कहते हैं प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कंट्रास्टेड विद डिसीजंस बेस्ड प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन। ये जो प्रूडेंशियल डिसीजंस होते हैं, ये जो निर्णय होते हैं इस तरह से जो प्रूडेंशियली लिए जाते हैं प्रूडेंस के बेस पर, है ना, तो ये यूजुअली विपरीत होते हैं उन डिसीजंस के जो कि प्योरली बेस्ड होते हैं मॉरल कंसिडरेशन पर। मॉरल मतलब नीतिगत होते हैं जो, है ना, नीतिगत कंसिडरेशन, मतलब कि हम कहते हैं नहीं ये मॉरल कि ये चीज़ होना ही चाहिए, होना अच्छा है, इसलिए मॉरल कंसिडरेशन, उससे ये विपरीत होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट रीज़न हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। तो दिस इज़ अ प्रूडेंशियल रीज़न वाई द पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। और सेकंड रीज़न है, सेकंड है मॉरल रीज़न, है ना। मॉरल रीज़न इज़ दैट पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये है हमारा मॉरल रीज़न।
तो while prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. जबकि prudential reason इस बात पर जोर देता है कि power sharing से क्या होगा, बेहतर परिणाम निकलेंगे, बेहतर रिजल्ट आएगा, आउटकम्स बेटर होंगी. मॉरल रीजन इस बात पर जोर देता है द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, कि ये जो एक्ट है पावर शेयरिंग का ये वैल्यूएबल है, ये ज़रूरी है ना. और नाउ लेट्स सी हियर, लेट अस रिवाइज ना जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको देखते हैं क्या है यहाँ पर. एंड इट स्टडीज इन ए डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम. एंड इट एक डच मीडियम स्कूल में पढ़ती है, बेल्जियम के नॉर्दर्न रीजन में है जो. एंड मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स इन हर स्कूल वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फ्रेंच. अब उसके स्कूल में बहुत सारे फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स भी हैं जो कि चाहते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रेंच हो. अब क्योंकि डच मीडियम स्कूल है, अब डच स्पीकिंग मेजॉरिटी है वहाँ पर, बेल्जियम में कंट्री में 59% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग है, तो इसलिए वहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, डच है. बट द रिमेनिंग द फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स wanted that the instruction of medium should be French. चाहते थे कि जो इंस्ट्रक्शन हो मीडियम का वो फ्रेंच होना चाहिए. नाउ सेल्वी स्टडीज इन ए स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका. सेल्वी जो है वो श्रीलंका के नॉर्दर्न रीजन में एक स्कूल है, वहाँ पर पढ़ती है. एंड ऑल द स्टूडेंट्स इन हर स्कूल आर तमिल स्पीकिंग एंड दे वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी तमिल. अब उसके स्कूल में, सेल्वी के स्कूल में सभी लोग तमिल स्पीकिंग हैं और वो चाहते हैं कि जो मीडियम है इंस्ट्रक्शन का वो तमिल ही हो. If the parents of Annette and Selvi were to approach respective governments to realize the desire of the child who is more likely to succeed and find. अगर Annette के पेरेंट्स और सेल्वी के पेरेंट्स वो अपने रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के पास जाते हैं, है ना, और अपनी जो बच्चे हैं, है ना, उनकी जो इच्छा है उसको रियलाइज़ करते हैं, उसको समझते हैं, तो इसमें सफलता किसको मिलेगी और क्यों, है ना. इसको आप अच्छे से इस पर सोचना, विचार करना, समझना. अगर चैप्टर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार खुद थॉरोली अपने आप पढ़ना, 1 बार 2 बार 4 बार, और फिर इसका आंसर आप लिखना. और मुझसे ऑनलाइन सेशन में या आप व्हाट्सएप के थ्रू अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यूड इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू. That's all for today.